लोकसभा लोकसभा के संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किए गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। यह अस्थायी होता है। यह जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है 543। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 80 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीट, पश्चिम बंगाल में 42 सीट, बिहार में 40 सीट, तमिलनाडु में 39 सीट। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा अपने सदस्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनाव करती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदैव लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सदैव लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। परंतु राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। पहली लोकसभा संगठन वर्ष 1952 में हुआ था। वर्तमान में 17वीं 2019 से 2024 तक कार्यरत था, लेकिन 18वीं लोकसभा वर्तमान में 24 से 29 तक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर व पहली अध्यक्ष मीरा कुमार है। यानी कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश कुमार मावलंकर था और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला है। संसद संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य 1/10वां भाग होता है। साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। संसद के दो सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक
अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में सदनों का कार्यवाही का पहला घंटा। संसद में सदनों का कार्यवाही का पहला घंटा 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत की देन है, जो प्रश्न काल का तुरंत बाद। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भी होता है, जो 12 से 1 बजे तक होता है। 12 से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों को अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978, 2002 ईस्वी में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। अब देखते हैं हम संसद के प्रमुख संसदीय समितियां तो देखते हैं। लोकसभा समिति, इधर हो गया प्राक्कलन समिति, इधर लोक उद्यम समिति। गठन कब हुआ? इधर गठन वर्ष हो गया 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लोक लेखा समिति गठन कब हुए थे? 1921 में हुए थे। 1921 में हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए। इनका कुल सदस्य 22 सदस्य, लोकसभा से 15 सदस्य एवं राज्यसभा से 7 सदस्य को नियुक्त किया जाता है। कार्य इनका क्या है? लोक लेखा समिति का CAG के रिपोर्ट की जांच करना। CAG के रिपोर्ट की जांच करना। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अब चलते हैं हम प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में देखेंगे 1950 में जॉन मिथाई की सिफारिश पर गठन किया गया। इनके सदस्य होते हैं 30। केवल लोकसभा से इनके सदस्य होते हैं। और इनका कार्य क्या है? बजट के अनुमानों की जांच करना। बजट के अनुमानों को जांच करना। उनके वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल। लोक उद्यम समिति पर काम करते हैं। इनकी गठन हुआ है 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। 22 सदस्य होते हैं इनकी। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। इनका कार्य होता है CAG द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करना। इनके वर्तमान अध्यक्ष है संतोष कुमार गंगवार। अब हम चलते हैं संघीय न्यायपालिका में। संघीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय में चलते हैं। संघीय न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। भारत की न्यायिक व्यवस्था में एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया है। एकीकृत न्याय का प्रावधान किया गया, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय व उनके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। यानी कि सबसे टॉप पर होते हैं उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन होते हैं उच्च न्यायालय। आगे कहते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है। गठन शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 से 147 तक भाग 5 में। आगे चलते हैं। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे
सर एलिजा एम्पे थे। भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका का प्रावधान किया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति संसद में निहित है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक नज़र में नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। पदच्युत प्रक्रिया संसद को दिया गया है। असमर्थता के आधार पर शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, इस्तीफा राष्ट्रपति को कार्यकाल निर्धारित नहीं है। अधिकतम आयु 65 वर्ष। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख माने कि 2,80,000 प्रति माह, 2,80,000 प्रति माह या 2.8 लाख प्रति माह। अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख प्रति माह। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा होना चाहिए। राष्ट्रपति के नज़र में विधिवेत्ता हो। आगे कहते हैं उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। राज्य कार्यपालिका देखते हैं। राज्य का प्रथम नागरिक होते हैं। नागरिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्यपाल एक नज़र में। पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में। पद का स्रोत कनाडा से लिया गया। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को
कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। वेतन 3.5 लाख प्रति माह, 3.5 लाख प्रति माह। बिहार की वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ, राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और विधायिका को प्रमुख होते हैं, विधायिका के प्रमुख होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के प्रमुख होते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्ति करते हैं, महत्वपूर्ण अधिकारियों को नियुक्ति करता है। जैसे मुख्यमंत्री के, राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्रियों को, महाधिवक्ता के, राज्य संबंधित संस्थाओं के अध्यक्ष को एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 में किया गया राज्य के राज्यपाल के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल न्यायालय द्वारा दी गई सजा को कम अथवा पूर्णतः माफ कर सकता है, इसे राज्यपाल का ही क्षमादान शक्ति कहा जाता है, क्षमादान शक्ति कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 101/6 भाग सदस्यों को मनोनीत करता है, जिनका कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र उत्कृष्ट योगदान होता है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग करके विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 223 के तहत राज्य विधानमंडल सत्र न चलने की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य पर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। आगे चलते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को
विचार विमर्श व सहायता देने एवं सहायता देने हेतु एक राज्य मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। राज्य मंत्री परिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जबकि अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। आगे चलते हैं। महाधिवक्ता संविधान अनुच्छेद 165 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए महाधिवक्ता पद प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है और यह राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम और सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महाधिवक्ता को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों की संबोधित भी कर सकता है। महाधिवक्ता सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महाधिवक्ता के पद योग्यताएं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं अधिवक्ता के पद। राजविधायिका आगे चलते हैं। राजविधायिका अनुच्छेद 168 के तहत राजविधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के प्रमुख तीन अंग होते हैं। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। राज्यपाल अध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद उच्च सदन होते हैं, विधानसभा निम्न सदन होते हैं। अब देखते हैं
विधानसभा। विधानसभा को निम्न अथवा अस्थायी सदन कहते हैं। निम्न अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल की किसी भी समय विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, जिस कारण विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित की गई है। अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 निर्धारित है। देश की 4 विधानसभाएं न्यूनतम सदस्यों संख्या का है, जिसको अपवाद कहते हैं। जैसे गोवा में 40 सीट, मिजोरम में 40 सीट, सिक्किम में 40 सीट, सिक्किम में 32 सीट, पुडुचेरी में 30 सीट। आगे चलते हैं। विधानसभा सीटों की राज्य। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 403 सीट, पश्चिम बंगाल में 294 सीट, महाराष्ट्र में 288 सीट, बिहार में 243 सीट। किस देश के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में सीट की संख्या है। जम्मू कश्मीर में 144 सीट, दिल्ली में 70 सीट, पुडुचेरी में 30 सीट में ही विधानसभा का गठन प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की सीटों का आरक्षण किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। विधान परिषद चलते हैं। विधान परिषद के उच्च अथवा अस्थायी सदन कहा जाता है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परंतु समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद विद्यमान है। किसी राज्य के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 100 सीट, महाराष्ट्र में 78 सीट, बिहार में 75 सीट, कर्नाटक में 75 सीट, आंध्र प्रदेश में 50 सीट, तेलंगाना में 40 सीट। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक और धान विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकते हैं।
विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति एवं एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्य न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका में उच्च न्यायालय एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक है। उच्च न्यायालय के अधीन एवं उनके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 की स्थिति शीर्ष पर होती है। भारत के सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। तत्पश्चात इसी वर्ष बम्बई और मद्रास में भी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देश के चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय बन सकता है। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक नज़र में नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। पदच्युत संसद को शपथ राज्यपाल के समक्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को। कार्यकाल निर्धारित नहीं। अधिकतम आयु 62 वर्ष। वेतन मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख प्रति माह, अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख प्रति माह। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वह व्यक्ति किसी निम्न न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा हो। स्थानीय स्वशासन पंचायत। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 के रिपन प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया।
जो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित हैं। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बांगड़ी गांव में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज का व्यवस्था शुरुआत की। वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों का दूर करना था। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। वर्ष 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन किया गया था। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 तक ग्रामीण पंचायती व्यवस्था का स्थापित किया गया। संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। संविधान के भाग 9 में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है। इसके साथ ही ग्राम स्तर की पंचायतों का कार्यकाल, इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के कार्य, शक्तियाँ अथवा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 11वें अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। भारत में एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 1/2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को वास्तुकार बलवंत राय मेहता को माना जाता है। अस्थायी स्वशासन राजसूची का विषय है। अस्थायी स्वशासन राजसूची की विषय है। पंचायतों का सदस्य बनने की न्यूनतम गिनती 21 वर्ष होती है। अरुणाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जाति को सीटों का आरक्षण नहीं दिया गया। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक वर्ष
1994 में पारित किया गया था, जो 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। स्वतंत्र भारत का प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री सुरेंद्र कुमार डे थे। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। ऐसे पंचायतों में जहां जनसंख्या 20 लाख से कम है वह मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित पंचायती विस्तार अधिनियम पेशा का निर्माण 1996 में किया गया था। नगरपालिका अंग्रेजों ने 1687 में पहली बार नगर निगम का स्थापना मद्रास में किया गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान का भाग 9 के ए में नगर पंचायत का उल्लेख 243 से अनुच्छेद 243 जेडजी तक किया गया है। संविधान का भाग 9 के ए में कुल अनुच्छेदों की संख्या 18 है। इसके साथ ही नगर स्तर की पंचायतों की कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 12वें अनुसूची में किया गया है। इस अनुसूची में 18 विषय हैं। नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी 5 वर्षीय सामान्यतः पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन बैठक 5 वर्ष का होता है। नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। सहकारी समितियाँ भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत वर्ष 1904 में हुई थी। भारत में सहकारी समिति आंदोलन का जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके सतह संविधान में भाग 9 के बी में जोड़ा गया है तथा इसके प्रावधान अनुच्छेद 243 जेड.एच से अनुच्छेद 243 जेड.टी तक किया गया है। सहकारी समिति में निर्देशों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, जिसमें एक स्थान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 2 स्थान महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होती हैं। सहकारिता मंत्रालय के प्रथम या वर्तमान मंत्री अमित शाह है। राज्य केंद्र संबंध संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। केंद्र राज्य संबंधों में मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 तक, वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 293 तक। वित्तीय संबंध का उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र व राज्य के मध्य
विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में किया गया है। अनुच्छेद 246(a) के तहत वस्तु एवं कर जीएसटी के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 246(a) के तहत वस्तु और कर सेवा के संबंध में विशेष प्रस्ताव किया गया है। अनुच्छेद 248 के तहत विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित किया गया। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 262 के तहत संसद विधि बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय कर सकती है। अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया जाता है। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 279(a) जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान होती है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में वर्ष 1966 में मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में 6 सदस्यीय प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1979 में डॉक्टर वी.पी. राजमन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राजमन्ना आयोग का गठन किया गया था। वर्ष 1983 में केंद्र राज्य संबंधों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, जिसने संबंधों में सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें की थीं। 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पोची की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय पोची आयोग का गठन किया गया है। संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान का भाग 12 के अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक अस्थायी आयोग है जिसका राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करती है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष
या 65 वर्ष की आयु तक होती है, जो पहले पूरा हो जाए। इस आयोग में मुख्य कार्य केंद्र व राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करना होता है। मध्य करों का बंटवारा करना। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15वें वित्त जो है 2020 से 2025 तक, लेकिन अभी 2025 से 2030 तक वाले 16वां वित्त आयोग हो गया है। वित्त आयोग का अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। पहले वित्त आयोग अध्यक्ष थे नंद किशोर सिंह और उसके पहले थे केसी नियोगी थे। संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होती है, जो पहले पूरा हो जाए। यह केंद्रीय भर्ती संस्था ग्रेड ए और बी के रूप में केंद्र के क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर तथा प्रथम भारतीय अध्यक्ष एच.के. कृपलानी थे। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी है। राज्य लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होती है, जो पहले पूरा हो जाए। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले पूरा हो जाए। यह राज्य भर्ती संस्था ग्रेड ए और बी के रूप में राज्य के क्रमिक मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। ग्रेड ए और बी के रूप में राज्य क्रमिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान का भाग 15 के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इस आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले पूरा हो जाए। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग का सदस्यीय निकाय था, परंतु वर्ष 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का प्रावधान करके निकाय को बहुसदस्यीय बना दिया गया। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, परंतु वर्ष 1989 में 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को प्रावधान करके निकाय को बहुसदस्यीय बना दिया गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 79वें
नवासीवें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास करना होता है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जनजाति आयोग का संवैधानिक दर्जा किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा एवं विकास करना होता है। इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102 के 2वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत संविधान के भाग 16 के 338 के बी में पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, एक सदस्य सचिव होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इस आयोग का मुख्य कार्य अन्य पिछड़ा वर्ग की सुरक्षा विकास करना होता है। इन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर हैं। गैर संवैधानिक निकाय गठन। कुल सदस्यों का कार्यकाल। वर्तमान प्रमुख अध्यक्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को गठन किया गया 1963 में के संथानम समिति के सिफारिश पर। कुल सदस्य नहीं पता। सदस्यों का कार्यकाल कुछ नहीं। वर्तमान प्रमुख या अध्यक्ष अनिल कुमार सिन्हा। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 में किया गया है गठन। के संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया। कुल सदस्य 3 सदस्यों का कार्यकाल है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अध्यक्ष ए एस राजीव। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में। कुल सदस्य 6 3 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक। प्रमुख या अध्यक्ष रेखा शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। सदस्य 6
3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तक। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में। कुल सदस्य 7, 3 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष। इकबाल सिंह लालपुरा। केंद्रीय सूचना आयोग 2005। हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में। कुल सदस्य 7, 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष एवं 3 वर्ष या 65 की आयु तक अन्य सदस्य। प्रियंका कानूनगो नीति आयोग 2015 में। नरेंद्र मोदी। राजभाषा। भारतीय संविधान में भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल विभिन्न भाषाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग गठन किया गया था। राजभाषा के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति का गठन का भी प्रावधान है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। वर्ष 1963 में संसद ने राजभाषा अधिनियम पारित किया था। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वें अनुसूची में के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वर्तमान में 8वें अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित, कुल मूल रूप से 14 है। और 8वें अनुसूची में टोटल वर्तमान में कुल भाषा 22 भाषा मूल रूप से 14 है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में के तहत सिंधी भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा 8वें सूची में जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा को घोषित की गई थी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा को घोषित की गई थी, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा उल्लेख है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद
350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का शिक्षण के लिए सुविधाएं हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के में शिक्षण के लिए सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अगले है आपातकालीन अपबंध। आपातकालीन अपबंध भारतीय संविधान में के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल। आपातकाल संबंधी सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आपातकाल संबंधी सभी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया है। भारत में अब तक 3 बार भारत चीन के युद्ध में 1962 में, भारत पाकिस्तान 1971 में एवं आंतरिक अशांति के मामला में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। भारत चीन के युद्ध में 1962 में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 में, आंतरिक अशांति के मामला में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है। एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और 6 माह करके अनिश्चित समय तक बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार को निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की घोषणा करती है। 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने के स्थिति में उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। राज्य आपातकाल को एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है। राज्य आपातकाल एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है और विशेष परिस्थिति में इसे बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन वाले राज्य उत्तर प्रदेश में 10 बार, मणिपुर में 10 बार और बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन काल लग चुका है। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा है, 49 बार।
इंदिरा गांधी के शासनकाल में 49 बार लग चुका, सर्वाधिक बार। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां अब तक राष्ट्रपति शासनकाल नहीं लगा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां अब तक राष्ट्रपति शासनकाल नहीं लगा। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश के वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश के वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे की स्थिति में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल एक बार में अधिकतम 6 माह तक लगाया जा सकता है। 6 माह का अनिश्चित समय तक लगाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह तक है। वित्तीय आपातकाल एकमात्र ऐसा आपातकाल है जिसकी न्यूनतम अवधि 2 माह। अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारतीय संविधान के भाग 20 में के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका स्रोत दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसकी स्रोत दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार का संविधान संशोधन किया जाता है। 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन द्वारा। कौन साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत एवं राज्यों के अनुमोदन द्वारा। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों को बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 12वें संविधान संशोधन 1962 को गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया। 14वें संविधान संशोधन 1962 में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 18वें संविधान संशोधन 1966 में पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद को मौलिक अधिकारों
सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वां राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। शिक्षा, वन एवं वन्यजीव जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जैसे विषयों पर को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्यजीव जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति आपात की घोषणा में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। राष्ट्रपति आपात की घोषणा में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में संविधान के 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून को रोकने की अनुसूची 10 में है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 में संविधान के अनुच्छेद 226 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 69वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा प्रदान किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची को कोंकणी, मणिपुरी,
नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान को 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। 73वें संशोधन 1992 में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर स्थानीय शासन संवैधानिक संरक्षण का प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 में 1991 के जनगणना के आधार पर लोकसभा विधानसभा के क्षेत्रों को परिसीमन की अनुमति की प्रदान की गई। 84वें संविधान संशोधन 2001 में 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों में परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। 86वां संविधान संशोधन 2003 में प्राथमिक शिक्षा और मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 86वां संविधान संशोधन 2003 में प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 में संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। 92वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान के 8वें अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया, जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 में संविधान के 8वें अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया। 93वें संविधान संशोधन 2006 में 93वां संविधान संशोधन 2006 में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की सरकारी व निजी शिक्षण संस्थाओं में 27% की आरक्षण किया गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में 27% की आरक्षण। 99वां संविधान संशोधन 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा को आदान प्रदान किया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत एवं बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्रों के आदान प्रदान। 101 संविधान संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक मान्यता दिया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 में 102वां संविधान संशोधन 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। 102वां संविधान संशोधन 2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 में समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण।
130वां संविधान संशोधन 2019 में समान वर्ग जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2000 में 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सीटों को आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडिया को समाप्त कर दिया गया सीटों को। 104वां संविधान संशोधन 2020 में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों को आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने में राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में राज्यों द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया।